नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर एक और नए उपविषय के साथ फेजेस ऑफ टीचिंग। पहले हमने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर लेवल्स ऑफ टीचिंग। आज हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग। शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। टीचिंग एंड लर्निंग जो पेपर है बीएड का, उसका एक उपविषय है, तो इसको प्रारंभ करते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है और इनमें क्या होता है। फेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क। पिछले में हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स, सबसे अगर डिफिकल्ट टास्क कोई है तो वो टीचिंग है। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीपल बिहेवियर या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो एक मिक्सचर है उनके साथ डील करना है। इसलिए एक बहुत ही जटिल सा कार्य है। फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क ए सिस्टमैटिक प्लानिंग इज नीडेड। इस कार्य को करने के लिए एक व्यवस्थित योजना की आवश्यकता पड़ती है, ये इसके बारे में कहा गया है। Teaching is to be considered in terms of various steps, and the different steps constituting the process are called the phases of teaching. ये कह रहा है कि टीचिंग जो है, इस कार्य को पूरा करने के लिए अलग अलग जो पद हैं उनसे गुजरना पड़ता है, और ये जो स्टेप्स होते हैं, जो पद होते हैं, इनको, इस प्रक्रिया को फेजेस कहा जाता है। 3 फेजेस होती हैं। एक होती है प्री एक्टिव फेज, जिसको प्लानिंग स्टेज कहा जाता है। दूसरी होती है इंटरेक्टिव फेज, जिसको एग्जीक्यूशन फेज कहा जाता है। और तीसरी होती है पोस्ट एक्टिव फेज, जिसको इवैल्यूएशन कम फीडबैक फेज कहा जाता है। इधर एक डायग्राम के द्वारा ये समझाया गया है। पहला, जब आप योजना बनाते हैं, कक्षा में जाने से पहले जो योजना बनती है। दूसरा है जिससे हम कक्षा के अंदर इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं। और तीसरा है पढ़ा देने के बाद फॉलोअप लेना, इवैल्यूएशन करना, आपने जो पढ़ाया उसके बारे में जांचना कि बच्चे ने क्या सीखा। अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्री एक्टिव फेज। यहाँ पर एक बार फिर समझाया गया है, जैसे पहला दिखाया स्टेज, प्री एक्टिव स्टेज। इसमें क्या क्या होता है, ऑपरेशंस क्या क्या है, क्या क्या काम करने, फिक्सिंग अप गोल्स एंड कंटेंट, क्या आपके लक्ष्य हैं, कौन सा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, डिसीजन अबाउट स्ट्रेटजीज, किस तरीके से पढ़ाएंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या रहेंगे। दूसरा है इंटरेक्टिव स्टेज के अंदर डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर, एक्शन एंड रिएक्शंस, इसके बारे में बात होती है। तीसरा है एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, आप किस तरीके से बच्चे का मूल्यांकन करेंगे और फीडबैक एंड टेस्टिंग कैसे की जाएगी। अब प्रारंभ करते हैं पहली फेज से, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इन द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग द प्लानिंग ऑफ टीचिंग इज कैरिड ओवर। इस अवस्था के अंदर शिक्षण से संबंधित जो भी योजना बनानी होती है उसके बारे में बात की जाती है। This phase includes all those activities which a teacher performs before classroom teaching or before entering in the class. इसमें वो सारी गतिविधियां आ जाती हैं, वो सारी आपकी क्रियाएं आ जाती हैं जो अध्यापक शिक्षण प्रारंभ करने से पहले या कक्षा में प्रवेश करने से पहले करता है। मतलब ऑन पेपर जो आप अपनी पाठ योजना बनाते हैं, जिसमें आपका पूरा, जिसको मैं क्या कहूँ, मेंटल टीचिंग है। आप कक्षा में जाने से पहले पाठ योजना बनाते समय जो योजना में अपना दिमाग लगाते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे करना है, ये कंटेंट लेना है, ये मेथड लेना है, अध्यापक क्रियाएं ये होंगी, शिक्षार्थी क्रियाएं ये होंगी, शामपट कार्य ये होगा, इस तरह से मैं प्रश्न पूछूंगा, वो जो चीजें हैं वो सारी इस गतिविधि, इस पहली फेज के दौरान आती है। प्री टीचिंग कंसिस्ट इसेंशियली ऑफ द प्लानिंग ऑफ ए लेसन। ये एक पाठ की योजना बनाना है। द प्लानिंग ऑफ लेसन नीड्स टू बी सीन इन ब्रॉडर टर्म्स, नॉट merely the designing of a lesson। ये कहता है कि यहाँ पर जब हम पाठ योजना के निर्माण की बात करते हैं तो उसको विस्तृत उस रूप में लेना चाहिए, ना सिर्फ ये कि एक पाठ योजना को लिखना मात्र है। प्लानिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, आपके पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, और टू बी अचीव्ड इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, जिसको हम बिहेवियर चेंज के अंदर लेते हैं, व्यवहारगत परिवर्तनों के अंतर्गत, कि मैं ये पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन ले आऊंगा। दूसरा, द स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स टू बी अडॉप्टेड, आप कौन से विधियों से और कौन से प्रविधियों का उपयोग करेंगे। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, आप कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, एंड सो ऑन। और इस प्रक्रिया में आप किस किस तरह के जो विभिन्न क्रियाएं जो है उनको अपनाएंगे, वो सारी चीजें जो है वो इस पहले फेज के दौरान आती है। इट इज द प्लानिंग फेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्ट। इंस्ट्रक्शनल एक्ट क्या है? कक्षा में जाकर पढ़ाना। कक्षा में जैसे ही आप पहुंचते हैं, पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शनल एक्ट कहते हैं। तो उससे पहले की ये क्रिया है। द फाउंडेशन ऑफ द फेज इज सेट through the establishment of some kind of goals or objectives and discovering ways and means to achieve these objectives।
कहाँ से प्रारंभ होता है, जो हमने ऊपर बात की, गोल्स बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाने, क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, और फिर किस तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं, ये जो चीज है ये प्री एक्टिव फेज के अंतर्गत आती है। अब बात आती है प्लानिंग इज डन फॉर टेकिंग डिसीजन अबाउट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। इस फेज में हम क्या क्या काम करते हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट। आप गणित पढ़ाने जा रहे हैं, आप विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं, आप हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, आप सामाजिक अध्ययन पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपके सामने एक पार्ट है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, जो भी है उसका कौन सा कंटेंट आप पढ़ाने जा रहे हैं, ये चीज। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। अब आपने सिलेक्ट कर लिया कि मैंने एक पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 जिसमें 4 पैराग्राफ है वो पढ़ाना है, आधा पार्ट आएगा, तो अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। आपका पहला टीचिंग पॉइंट क्या होगा, दूसरा टीचिंग पॉइंट क्या होगा, तीसरा टीचिंग पॉइंट क्या होगा, वो है ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ द टीचिंग टू बी यूज्ड। अब आप किस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे और कौन से शिक्षण सूत्रों के माध्यम से ये जो शिक्षण कार्य है वो पूरा करेंगे, ये आपका तीसरा कार्य होता है, इसके बारे में सोचना। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब पढ़ाने के लिए मेरा सही उचित जो शिक्षण विधि है वो क्या होगी, वो सोचना चौथा कार्य होता है। उसके बाद है डिसीजन अबाउट द प्रेपरेशन एंड यूजेस ऑफ एवेल्युएशन टूल्स। अब हमने निर्णय लेना होता है अंतिम उस पड़ाव के अंदर कि मैंने किस तरह के मूल्यांकन जो टूल है, उपकरण है, उसका मैं उपयोग करूंगा। प्रश्न पूछने तो कैसे पूछने हैं, लिखवा कर देखना है तो क्या होगा, करवा कर देखना है तो क्या होगा, इस तरह की जो चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आती है। अब ये कह रहा है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए। डिटरमाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आपने लक्ष्य और उद्देश्य जो है पढ़ाने के वो सुनिश्चित कर लेने हैं। सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट, आपने जो कंटेंट पढ़ाना है उसका सिलेक्शन कर लेना है। सीक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि आपने जो टीचिंग पॉइंट्स हैं वो डिसाइड करने हैं कि पहला मैं कौन सा पढ़ाऊंगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, इस तरह से। चौथा है सिलेक्शन अबाउट द इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी, यहाँ पर टीचिंग जो मेथड्स हैं उसकी बात है। और पांचवा है हाउ एंड व्हेन द टीचिंग स्ट्रेटजीज, कब कौन क्या क्रिया करेगा और किस तरह से शिक्षण को आगे बढ़ाना है। ये है पहली फेज जिसको हम कहते हैं प्री एक्टिव फेज। कक्षा में जाने से पहले योजना बनाने से संबंधित लक्ष्य उद्देश्य से लेकर मूल्यांकन तक की सारी गतिविधियां जो मानसिक रूप से सोच समझ कर एक कागज पर तैयार कर ली जाती है। दूसरा है इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, जो पहली अवस्था में हमने सोचा, अब उसको कक्षा में लागू करने का समय। द सेकंड फेज इंक्लूड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, जो योजना आपने बनाई अब उसको लागू करना है। वेयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स थ्रू सुटेबल मोड्स, अब बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस देने हैं, अधिकतम अनुभव प्रदान करते हैं। और किस तरीके से, सुटेबल मोड्स, कक्षा में आने के बाद आपको लगा कि ये इस विधि से पढ़ाया जाना है, आपने जो सोचा था अगर उसमें थोड़ा बदलाव भी करना पड़े तो सुटेबल मोड से आपने बच्चों को पढ़ाना है। ऑल दोज एक्टिविटीज which are performed by a teacher after entering in a class are clubbed under interactive phase of teaching। जो गतिविधियां अध्यापक ने पढ़ाने के लिए कक्षा में प्रवेश के बाद परफॉर्म करनी है वो सारी इस अवस्था के अंतर्गत आती है। जनरली दीज एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी ऑफ कंटेंट इन ए क्लास। और ये जो गतिविधियां होती हैं क्या होती हैं, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण से संबंधित होती हैं। किस तरह का प्रस्तुतिकरण आप दे रहे हैं और आप कंटेंट का जो निष्पादन है, कंटेंट की जो डिलीवरी है वो कैसे कर रहे हैं कक्षा के अंदर, किस मेथड का उपयोग कर रहे हैं, किस टीचिंग एड का यूज कर रहे हैं, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, आपकी भूमिका क्या है, इस तरह की जो चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आती है। द टीचर प्रोवाइड पीपल वर्बल stimulation of various kinds, makes explanations, asks questions, listen to the students' response and provide guidance। अध्यापक क्या क्या करता है, बच्चों को वर्बल स्टिमुलेशन देता है, मौखिक उत्प्रेरक पैदा करने की कोशिश करता है। अब अलग अलग तरीके से वो व्याख्या करता है, प्रश्न पूछता है, बच्चों के रिस्पॉन्स को सुनता है, उनका मार्गदर्शन करता है। ये गतिविधियां जो है वो इस अवस्था के अंतर्गत होती है। अब कुछ सजेस्टिव एक्टिविटीज है इंटरेक्टिव फेज के अंदर। पहला है साइजिंग अप ऑफ द क्लास। जैसे ही आप क्लास में जाते हैं आपकी आंखें पूरी कक्षा के अंदर घूम जानी चाहिए, हर बच्चे को ये लगे कि टीचर ने मेरे को देखा है और मेरे को पढ़ाने वाला है। ये है साइजिंग अप ऑफ ए क्लास।
As the teacher enters the classroom, first of all, he perceives the size of the class. हमें अंदाजा लगा लेना है कि मेरी क्लास कितनी बड़ी है, मेरा आई कांटेक्ट कहाँ तक होना है, मेरा वॉइस का जो पिच ऑफ वॉल्यूम है वो कितना रहेगा, कितनी ऊंची आवाज में बोलना है, ये वाली जो चीज है. He throws his eyes on all the pupils of the class in a few moments. कुछ ही क्षणों में वो पूरी कक्षा के अंदर अपना आंखों से एक ऑब्जर्वेशन कर लेता है, बच्चा कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा है. He comes to know the pupil who can help him in his teaching and the pupil who can create a problem for him as a result of this perception. वो एक धारणा बना लेता है मन में जैसे ही वो देखता है कौन से बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों का अटेंशन का लेवल बता देता है कौन सा बच्चा है जो आपकी टीचिंग में आपको सहयोग करेगा और कौन सा बच्चा है जो कक्षा में समस्या पैदा कर सकता है शिक्षण के दौरान. ये पहला कार्य होता है साइजिंग अप ऑफ द क्लास. और सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट क्या है, हर बच्चे के साथ आई कांटेक्ट, हर बच्चे को लगे कि अध्यापक ने मेरे को देखा है. दूसरा, नोइंग द लर्नर्स. आफ्टर हैविंग ए फीलिंग of class size, the teacher makes efforts to know how much the newcomers or pupils have previous knowledge. यहाँ पर हम उनकी जो पूर्व ज्ञान है उसको जांचने की कोशिश करते हैं. He tries to know the abilities, interests and attitudes and academic background of the learner. कुछ प्रश्न पूछते हैं, कहानी सुनाते हैं, उनसे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं. क्या क्या पूछने की कोशिश करते हैं, क्या जांचने की कोशिश करते हैं, उनकी योग्यताएं, उनकी रुचियां, उनकी विवृतियां और उनका पीछे का जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है, वो क्या सीख कर आए हैं पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में, पिछले पीरियड में क्या सीखा, वो जो चीजें हैं वो जानने की कोशिश की जाती है. नोइंग द लर्नर, अधिगमकर्ता को जानना. द टीचर स्टार्ट्स टीचिंग एक्टिविटी आफ्टर डायग्नोजिंग बाय क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन. 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व्ड हियर इन द टीचिंग. 2 तरह की गतिविधियां होती हैं जब पढ़ाना प्रारंभ करता है अध्यापक. पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है रिस्पॉन्स. इनिशिएशन है पहल करना, बच्चा जब कुछ बता रहा है तो आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, बच्चों के रिस्पॉन्स, दिए हुए रिस्पॉन्स को कैसे मैनेज करते हैं, ये गतिविधियां जो है वो चलती जाती है. बोथ दीज एक्टिविटीज आर नोन एज वर्बल इंटरेक्शन. ये मौखिक अंतःक्रिया होती है. बोथ दीज एक्टिविटीज अकर बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट. ये जो सारी गतिविधियां होती हैं इनिशिएशन की और रिस्पॉन्स की, वो अध्यापक और बच्चों के मध्य होती है. The student reacts or when student performs some activity, the teacher reacts. जब अध्यापक कुछ बता रहा है, टीचर रिएक्ट कर रहा है, और सॉरी स्टूडेंट रिएक्ट कर रहा है. स्टूडेंट जब कुछ बता रहा है या करके दिखा रहा है तब अध्यापक रिएक्ट करता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है. क्रिया प्रतिक्रिया का जो आदान प्रदान है वो इसके अंतर्गत होता है. दिस वे द इंटरेक्शन इन द टीचिंग टेक प्लेस. इस तरह से कक्षा के अंदर एक सकारात्मक अंतःक्रिया जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है. मेजर ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं. पहला है परसेप्शन, जिसको हम कहते हैं अनुभूति करना या अवधारणा बनाना. इंटरेक्शन प्रोसेस डिमांड्स एन अप्रोप्रिएट परसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट. दोनों तरफ से एक परसेप्शन बनाई जाती है. अध्यापक ये सोचता है बच्चे ऐसे ऐसे हैं, मैंने इस तरीके से डील करना है, और बच्चे भी सोचते हैं कि अध्यापक आया तो इस तरह से हमने डील करना है, पढ़ाना है. When a teacher enters the class, his first activity is concerned with the perception of classroom climate. अध्यापक जैसे कक्षा में आता है, अध्यापक जो है वो कक्षा के वातावरण के बारे में अपनी एक धारणा बना लेता है. He tries to weigh himself, his abilities for teaching against the class group. वो कोशिश करता है अपने आप को कक्षा की जो योग्यताएं हैं उसके हिसाब से साबित करने का. Similarly, student also tries to have perception of the abilities, behavior and personality characteristics of the teacher. जैसा अध्यापक है, बालक भी उसकी योग्यता, उसके व्यवहार और उसके जो व्यक्तित्व की विशेषताएं उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं, धारणा बना लेते हैं. ये होती है परसेप्शन. दूसरा डायग्नोसिस. टीचर ट्राइज टू असेस द अचीवमेंट लेवल of his students with regards to their abilities, interest and aptitude. जब हमने उनका पूर्व ज्ञान परीक्षा की, पीके टेस्टिंग की, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, तो उसमें हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि बच्चे की योग्यता कितनी है, रुचियां कैसी हैं और उसकी अभिवृत्ति क्या है. The teacher can ask several questions to know how far students know about the topic. इसके लिए अध्यापक कई तरह के प्रश्न पूछता है ताकि वो ये जान पाए कि बच्चे इस उपविषय के बारे में क्या जानते हैं. इसके लिए हम प्रश्न पूछते हैं या कुछ और तरीके अपनाते हैं. ये डिपेंड करता है टॉपिक और अध्यापक की क्रिएटिविटी के ऊपर कि वो किस तरह से बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को जांचता है. अगला है रिएक्शन प्रोसेस. अंडर दिस स्टेज टीचर ऑब्जर्व्स द स्टूडेंट्स दैट हाउ दे रिस्पॉन्स टू द टीचर्स क्वेश्चन.
अब रिएक्शन प्रोसेस क्या है? अध्यापक ने प्रश्न कुछ एक्सप्लेन किया, बच्चों ने सुना, फिर प्रश्न पूछा गया, फिर बच्चों की प्रतिक्रिया कैसी आई, इस चीज को अध्यापक जो ऑब्जर्व करता है। द स्टूडेंट हैज टू लर्न द प्रॉपर वे ऑफ रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द वेरियस स्टिमुली एंड टीचिंग टेक्निक्स प्रेजेंटेड टू इट। बच्चे भी प्रयास करते हैं कि अध्यापक के द्वारा जो भी विभिन्न तरह के उत्प्रेरक पैदा किए गए कक्षा में पढ़ाने के लिए और जो विधियां अपनाई गई उसके लिए हमने किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। दिस फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग एप्रोप्रिएट वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासरूम इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड प्यूपिल। ये जो फेज होती है ये एक बहुत ही जिम्मेदार जो मौखिक और अमौखिक जो व्यवहार है कक्षा के अंदर उसको बनाने की अवस्था हो। इसके बाद आती है तीसरी अवस्था, अंतिम अवस्था, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। पहले में आपने योजना बनाई, दूसरे में आपने उस कंटेंट को बच्चों के दिमाग तक ट्रांसफर करने के लिए जो अलग अलग क्रियाएं थी वो की, तीसरी आती है पोस्ट एक्टिव फेज। आपने पढ़ा दिया, उसके बाद की अवस्था है। पोस्ट एक्टिव फेज इज द वन दैट इन्वॉल्व्स टीचर्स एक्टिविटी such as analyzing evaluation results to determine students' learning, especially their problems in understanding specific areas, to reflect on the teaching by self, and to decide on necessary changes to be brought in the system in the next instructional period. अब इस अवस्था में क्या होता है? टीचर की जो गतिविधियां हैं उनमें क्या क्या शामिल होता है? पहला, बच्चों के अधिगम से संबंधित जब मूल्यांकन किया तो क्या परिणाम सामने आए, ये जांचना। दूसरा, अधिगम करते वक्त बच्चों को समझने में चीजों को किस किस बिंदु के ऊपर किस तरह की समस्याएं आई। तीसरा, रिफ्लेक्शन ऑन द टीचिंग बाय सेल्फ, मैंने पढ़ाया तो कैसा पढ़ाया। एंड टू डिसाइड ऑन नेसेसरी चेंजेस, अब बच्चों ने बताया कि ये तो नहीं आता, उत्तर नहीं आया, तो मतलब नहीं आप समझा पाए, फिर उसमें अध्यापक ये सोचता है कि अगली कक्षा में मैंने क्या बदलाव करना। The post-active phase, this phase concerns with the evaluation activities. ये मूल्यांकन से जुड़ी हुई गतिविधियां होती हैं. This can be done in number of ways, including tests or quizzes, or by observing students' reaction of questions, comments, structures, and unstructured situation. कई तरीके अपनाता है, क्वेश्चन पूछता है, टेस्ट लेता है, क्विज रखता है, बच्चों से कमेंट लेता है, बच्चों से स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर सिचुएशन के अंदर कुछ करने के लिए कहता है। इस तरह से बच्चों का मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। इन दिस फेज, एज द टीचिंग टास्क सम अप, द टीचर आस्क्स द क्वेश्चन फ्रॉम द प्यूपिल। जैसे ही अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, अध्यापक प्रश्न पूछता है, वर्बली और रिटन फॉर्म, वो मौखिक भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं, टू मेजर द बिहेवियर्स ऑफ द प्यूपिल सो दैट देयर अचीवमेंट में बी इवैल्यूएटेड करेक्टली। और वो क्या जांचने की कोशिश करता है? बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, एंटरिंग बिहेवियर क्या है, और अब जब बच्चा जा रहा है या अध्यापक कक्षा छोड़ रहा है तो बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, इसको जांचने के लिए वो प्रयास करता है। Therefore, evaluation aspect includes all those activities which can evaluate the achievement of the pupils and attainment of the objectives. इसमें वो सारी मूल्यांकन की गतिविधियां आ जाती हैं जिनसे हम बच्चों की उपलब्धि को जांचने की कोशिश करते हैं। विदाउट इवैल्यूएशन टीचिंग इज एन इनकम्प्लीट प्रोसेस। बिना मूल्यांकन के अध्यापन जो है वो एक अपूर्ण प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि आपने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उनको जांचा ही नहीं, तो आपने क्या करवाया। इट इज रिलेटेड विद बोथ टीचिंग एंड लर्निंग, ये दोनों स्तरों पर होता है, अध्यापन में भी और अधिगम के अंदर। द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर सजेस्टेड इन पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इस अवस्था में हमें क्या क्या गतिविधियां करनी चाहिए? पहला है डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द चेंजेस कॉज्ड बाय टीचिंग। अब हमने यहाँ कर क्या करना है, जितने ज्यादा बेहतर आपके ऑब्जेक्टिव बने होंगे उतना ज्यादा बेहतर आपकी पोस्ट एक्टिव जो फेज ऑफ टीचिंग है वो रहेगी। क्योंकि आपने अगर डायमेंशन डिसाइड किया है, बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ जाएगा, तभी आप उसको ठीक से जांच पाएंगे। दूसरा है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक। अब उस ऑब्जेक्टिव को जो आपने डिसाइड किया था, फ्रेम किया था, उसको जांचने के लिए आपके पास कौन सी प्रविधि है, किस तकनीक से आप जांचना चाहते हैं, ये इसका सिलेक्शन करना है। तीसरा है चेंजिंग द स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर्ड। तीसरा क्या होता है, हमने जो इवैल्यूएशन किया उससे हमारे पास कुछ फाइंडिंग्स आई, कुछ हमारे पास
नतीजे निकले तो उससे हम हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी जो योजना है, उसके अंदर हम क्या परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, ये करना आता है। तो ये था हमारा टॉपिक फेजेस ऑफ टीचिंग। फिर मिलते हैं एक नए उपविषय के साथ कल। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।